आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में उत्तराखंड सीएम का स्टार प्रचार खत्म। उत्तराखंड लौटेंगे सीएम धामी। चुनाव प्रचार के दौरान की दर्जनों रैलियां। उत्तराखंड में इसी महीने पेश होगा राज्य सरकार का बजट। 9 फरवरी तक बजट के लिए मांगे गए सुझाव। पिछले बजट से 10% ज्यादा रहने का अनुमान। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं का लगाया आरोप। अल्मोड़ा में 20 से अधिक खिलाड़ी बीमार होने की कही बात। रामनगर के खड़ंजा गेट पर वाहनों को ट्रांसफर किए जाने पर हंगामा। ट्रांसपोर्टरों ने खड़ंजा गेट बंद करते हुए किया प्रदर्शन। संबंधित अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बागेश्वर पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 युवा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर दबिश और धरपकड़। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नशे की गोलियां बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। केंद्र में आम बजट के बाद उत्तराखंड में भी इसी माह विधानसभा बजट सत्र आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के बजट में क्या होना चाहिए, इसके लिए तमाम वर्गों से राय मांग रही है। 9 फरवरी तक सभी लोगों से बजट के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र के बजट से उत्तराखंड के बजट में भी इस बार बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड में केंद्र की जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ाए जाने से प्रदेश में अधूरी पड़ी कई योजनाओं के लिए समय मिल गया है। प्रदेश के हितधारकों से सुझाव किए जा रहे हैं। उद्यान, कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा आदि से संबंधित सुझाव मिल रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट पेश किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ इस बार प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में इसी फरवरी माह में बजट सत्र आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि 17 फरवरी से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसी माह दून में बजट सत्र होने की बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार इस वर्ष प्रदेश का बजट ऐतिहासिक होगा। सबका साथ, सबका विकास को नए आयाम तक ले जाने के लिए तमाम पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। जो भी राज्यवासियों के हित में उपयुक्त होगा उसे बजट में शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष बजट सत्र के आयोजन को लेकर ही सवाल खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही इस बार के बजट में प्रदेश को हिमाचल की तरह हस्तशिल्प और उत्पादों की विपणन व्यवस्था करने, राज्य में से आपदा, पर्यावरण की दृष्टि से बजट में व्यवस्था के साथ ही हर वर्ग के लिए कुछ इस बार के बजट में किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने एक परंपरा बनाई थी 2022 के बाद। माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग जब बजट पेश करते हैं उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं, और इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। आज भी व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों से हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और हितधारकों के साथ मेरा बैठना हुआ था 31 जनवरी को देहरादून में, और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें पर्यटन से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, ऐसे 10 विभिन्न सेक्टर्स से मैंने लोगों को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आए हैं। और अब ये बजट, हमारा केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है, ये हमारे बजट के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं, जो भी नई स्कीम केंद्र से जो लॉन्च की जाती है उसका भी हमें प्रावधान करने का एक टाइम मिलता है, तो उसके लिए भी हम सारे चीजों को देखते हुए। आपत्ति है विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी गैरसैंण का विधान भवन ठीक तरह से तैयार नहीं हुआ है, इको करता है, इस वजह से बजट सत्र देहरादून में होना चाहिए।
मैं मैडम को याद दिलाना चाहती हूँ, हमने टेंट और तंबुओं में वहां बैठकें करी हैं, कैबिनेट बैठकें करी हैं और सत्र चलाए हैं। ऐसे में क्यों 7.5 साल बाद के शासन पर भी आप जो है गैरसैंण के विधान भवन को साउंड प्रूफ नहीं कर पाए? ये तो आप अपना फेलियर बता रहे हैं। वहीं संकल्प विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी में लिया गया था कि आगामी भविष्य में कभी भी बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा। तो जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं हम, उस विधान भवन में लिए गए संकल्प को आज आप जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, ये अच्छी परिपाटी नहीं है। वहीं उत्तराखंड के लिहाज से मैं कहना चाहती हूं कि बजट ऐसा हो जो आम आदमी, गरीब आदमी के भले का सोचे, उसके लिए लाभकारी हो, उसको केंद्र बिंदु में रखकर, ध्यान में रखकर बजट बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट के बाद अब धामी सरकार भी राज्य के बजट की तैयारियों में जुट गई है। जिस तरह से केंद्र के आम बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उससे कहीं न कहीं उत्तराखंड को भी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। राज्य के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके तहत केंद्र की विधानसभा का बजट सत्र किया गया था। अब विधानसभा अध्यक्ष कह रही हैं कि वहां साउंड इको होती है, इसीलिए सत्र नहीं करवाया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश सरकार सत्र देहरादून में करवाने जा रही है। बजट के लिए तमाम वर्गों और हितधारकों से राय ली जा रही है। 9 फरवरी तक जो भी सुझाव प्रदेश सरकार को मिलेंगे, उनके बजट में समाहित करने की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं यह प्रदेश का रजत जयंती वर्ष वाला बजट है, जो अपने आप में खास होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील के कोटी कॉलोनी में हो चुका है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए खिलाड़ी नेशनल वाटर स्पोर्ट्स गेम्स में प्रतिभाग करने के लिए टिहरी पहुंच चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील में आज रोइंग गेम की शुरुआत हिट्स से की गई। रोइंग गेम्स का आयोजन टिहरी झील में 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। वाटर गेम्स में 20 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। हिट्स प्रतियोगिता में जो टीमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी, वो टीमें फाइनल में स्थान प्राप्त करेंगी। फाइनल गेम्स में जो 3 टीमें प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी, वो मेडल के लिए भेजी जाएंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 28 जनवरी 2025 को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अब 3 फरवरी से 5 फरवरी तक विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील में नेशनल वाटर स्पोर्ट्स गेम खेले जाएंगे। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। सभी टीम, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट सभी की ड्यूटी लगाई गई है और सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सभी पार्टिसिपेंट जो खिलाड़ी हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसी के लिए सभी व्यवस्थाएं हमारी यहाँ पर निरीक्षण लगातार उसका भी किया जाए। सब कोई आवश्यक दिशा देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी प्रतियोगिता है वो सुचारू रूप से संपन्न हो जाए और जो खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं, जो टीम बाहर से आई हैं, उन सभी को अच्छी सुविधाएं मिले। सभी पे अच्छा फोकस किया जा रहा है और पानी, बिजली और साफ़ सफाई आदि की भी व्यवस्थाएं सुचारू है। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रोइंग का नेशनल गेम्स यहाँ पे इवेंट हो रहा है, जो कि आज हमारा 3 तारीख से 5 तारीख तक रहेगा। आज हमारी हीटें हो रही हैं, जिसमें जो हीट्स में जो फर्स्ट आ रहे हैं वो फाइनल में पहुँचेंगे और जिसका फाइनल जो है 5 तारीख को होगा सुबह। और ये रोइंग की हमारी जो टीम, टोटल टीमें आई हैं, ये 20 टीमें हमारी। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर अब आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी माहरा ने बताया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में एक उत्साह का माहौल था और एक सुनहरा मौका हमें मिला है राष्ट्रीय पलक पर छा जाने का, लेकिन जिससे बदतमीजी ने प्रशासन की उदासीनता की जो तस्वीर सामने रखी है, उद्घाटन में किस तरह से लगातार कानून की बिगड़ने की बात सामने आ रही है। अल्मोड़ा से एक ताजा मामला सामने आया है। 20 से अधिक खिलाड़ी और निर्णायक गुणों को खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
उल्लासित था उत्तराखंड, एक जोश था उत्तराखंड के अंदर, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जागी कि उत्तराखंड का ये सुनहरा मौका है राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से बदइंतजामी ने, प्रशासन की उदासीनता ने जो तस्वीर सामने रखी है, उद्घाटन में लगातार आप देखिए किस तरह से लगातार कानून व्यवस्था के बिगड़ने की बात सामने आई। उसके अलावा आप देखिए कि अब अल्मोड़ा से खबर आ रही है कि 20 से अधिक खिलाड़ी और जो निर्णायक गण हैं उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। खबर बागेश्वर से आपको बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने तहसील बागेश्वर में जनता दरबार लगाकर 14 जन समस्याओं को सुना। इसके अलावा डीएम आशीष भटगाई हाईकोर्ट नैनीताल के आदेशों के तहत बागेश्वर जिले में खड़िया खदानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिले में खनन कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर जिले के पिछले 2 जिलाधिकारी विनीत कुमार और अनुराधा पाल को हाईकोर्ट नैनीताल ने अपने कार्यकाल में खनन नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया था। जनता दरबार यहाँ पे आयोजित किया गया, इसमें जन सुनवाइयाँ की गई हैं और यहाँ पर लगभग 14 शिकायतें दर्ज हुई हैं और संबंधित विभागों को उनका तत्काल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसके संबंध में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और कड़े निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं और कोई भी वायलेशन किया जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने मूल निवास और भू कानून को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। महिला प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इस्टवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में धरना देकर प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि सशक्त भू कानून की लंबे समय से मांग की जा रही है और हालांकि सरकार ने इस दिशा में कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि हमारे लिए सशक्त 1950 सशक्त कानून की जो हमारी डिमांड थी उसको दी जाए। हमारे उत्तराखंडियों की जो एक मांग है सशक्त कानून ये लागू कर दिया जाए और जिन्होंने यहाँ पे 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि खरीदी है उन पे मुकदमे दर्ज किए जाए और उन पे ठोस कार्रवाई की जाए और जो इसमें लिप्त हैं, चाहे शासन सत्ताधारी लीडर हो चाहे आम ऐसे बड़े व्यवसायी हो, उन पे भी कार्रवाई की जाए। हमारी इस मांग को लेकर हम यहाँ पे हैं कि हमें सशक्त भू कानून चाहिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां इस बार गन्ने की फसलों में रेड रॉट नामक फंगस लगने के कारण गन्ना किसानों, गन्ना विभाग को काफी नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही चीनी मिलों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगले पराई सत्र में यह नुकसान आगे ना हो, उसको लेकर आज कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अगले पेराई क्षेत्र में इस नुकसान से कैसे भरपाई करनी है और कैसे फंगस लगने से गन्ने को बचाना है, इसको लेकर चर्चा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस बार हमारे गन्ने में एक रेड रॉट करके फंगस जो है वो काफ़ी लगा, जिसकी वजह से गन्ने विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है, चीनी मिलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी चीनी मिलों में गन्ने की कमी हुई है, तो उसके ऊपर कि आने वाले पराई सत्र में किस तरीके से इस फंगस से बचते हुए सीड रिप्लेसमेंट करा जाए या क्रॉप रोटेशन करी जाए या किस तरीके से किसानों को और राहत दी जा सके, किस तरीके से नए सीड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और पराई सत्र में आगे इस पराई सत्र में नुकसान ना हो जो आने वाला पराई सत्र है। बात कर रहे हैं रुद्रपुर की, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी है
कि यदि ये मुकदमे शीघ्र वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमांशु गावा ने कहा है कि निकाय चुनाव के दौरान स्मार्ट मीटर से जुड़ी खबर प्रकाशित करने पर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाना अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को कमजोर करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए। भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है और मीडिया पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। गावा ने कहा कि अडानी ग्रुप को करोड़ों का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने स्मार्ट मीटर का टेंडर दिया, जिसकी तैयारी निकाय चुनाव से पहले ही की जा चुकी थी। हुआ है और करने की कोशिश की गई है। ये हमारा अभी निगम का चुनाव खत्म हुआ है। अभी इस चुनाव में जो डिजिटल मीटर है, प्रीपेड मीटर है, बहुत बड़ा मुद्दा था। इस चुनाव से पहले प्रीपेड मीटर रुद्रपुर गोदामों में आ चुके थे और जब बस्तियों में लगने शुरू हुए तो आप मीडिया भाइयों के थ्रू ही दिखाया गया मीडिया पे कि भाई ये मीटर लगने शुरू हुए हैं। और उस समय कांग्रेस पार्टी ने बस्तियों में भी और फिर डीजीएम कार्यालय में इसका पुरजोर विरोध किया था कि डिजिटल मीटर हम यहाँ नहीं लगने देंगे। और चुनाव के टाइम में कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि भाई प्रीपेड मीटर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर यहाँ पे बनेगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाए, हम ये प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो गोलमोल बातें कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जनता के हित में जो होगा हम उसको जनता के हिसाब से ही सारी चीजें करेंगे। पत्रकारों से मुकदमे वापस लिए जाए और जो एक आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी जो हमारे संविधान में है, उस पर ये हमला है। हम यही मांग करते हैं कि पत्रकार अगर सच्चाई से रूबरू नहीं कराएंगे समाज को, एक आईना होते हैं समाज का, एक दर्पण होते हैं पत्रकार, अगर वो उनको दबाव में लिया जाएगा तो आने वाले समय में एक ये देश पर बड़ा संकट आने वाला है। लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार हैं। अगर पत्रकार उनकी चाटुकारिता करे तो ठीक है, और अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ सही मुद्दे जो जनता के हित में है उसको अगर उठाने का काम करते हैं तो उनका मनोबल डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। 8 तारीख को जो मुकदमों की बात हो रही है, हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। इस तरह से तो कोई भी पत्रकार सही बात रखने में डरेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुकदमे लगा के और उनको डराने धमकाने का काम हो रहा है, इस चुनाव में भी पत्रकारों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन के साथ ही पुलिस भी आम लोगों को जागरूक कर रही है। एसएसपी देहरादून के अनुसार सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात के नियम पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पुलिस लाइन देहरादून में शुरू किए गए अभियान के दौरान एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि इसमें फोकस यूथ को किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को चालान हुए हैं उनकी काउंसलिंग की जाए। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न माध्यमों से खासकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वह रेस ड्राइविंग न करें, वाहन चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। सांस्कृतिक और विभिन्न स्कूलों में जाकर भी युवाओं को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान ये जो हमारा शुरू किया गया, इसका शुभारंभ आज किया गया है। इसमें इन्फोर्समेंट के साथ साथ फोकस हमारा है कि जिस तरह की जागरूकता खासकर लोगों में लाई जाए कि कैसे नियमों का पालन किया जाए। इसमें मेन फोकस यूथ को रखा गया कि वो हेलमेट पहने, रैश ड्राइविंग ना करें, और विभिन्न तरह के प्रोग्राम इस माह हमने आयोजित किए हैं, जो जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे वो हमारे जो मैचेस के माध्यम से स्टूडेंट के बीच जाकर लेक्चर देना और उनके पेरेंट्स से भी बात करना। जिन युवाओं का चालान होगा इस माह फिर उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, जिससे वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रेमनगर थाना इलाके के झाझरा में 20,000 रुपए डॉलर के बदले रुपए देने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इस गैंग में पुलिस के 3 कर्मी भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार ऋषिकेश निवासी यशपाल सिंह
असवाल ने विगत रविवार को इस मामले में तहरीर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि चमोली निवासी कुंदन सिंह ने उन्हें सस्ते में डॉलर देने का झांसा दिया था। वह 7 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर प्रेमनगर के झाझरा बालाजी मंदिर के पास पहुंचे तो वहां 4 लोग मौजूद थे। 2 और लोग मौजूद थे जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे और इनमें से एक ने वर्दी भी पहनी थी। उन्होंने पीड़ित यशपाल सिंह से बैग छीन लिया और वहां से मारपीट कर भगा दिया। आरोपियों से 2.5 लाख रुपए और $500 बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है। देखिए, श्री यशपाल सिंह असवाल जी हैं, ऋषिकेश में व्यापारी है और इनके एक मित्र हैं जानने वाले कुंदन सिंह नेगी जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो 3 लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पे भी चाहे तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल सिंह असवाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए और उनसे तय हुआ कि 7.5 लाख रुपए में आपको 20,000 डॉलर मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो 3 व्यक्ति को नाम बताया गया था, जिसमें राजेश रावत, राजेश चौहान और राजकुमार चौहान है जो उत्तरकाशी के हैं, इनकी जान पहचान जिसके माध्यम से हुई थी रुड़की निवासी हसीन और एक व्यक्ति था जो हमारे पुलिस कांस्टेबल है उसके टच में था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको विकासनगर से बता रहे हैं, जहां हरबर्टपुर में नकाबपोश बदमाशों ने एक घर पर धावा बोलकर परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट की है। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम देकर गोली भी चलाई गई है, जिसके चलते अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हरबर्टपुर के कोर्ट रोड पर जनरल सिंह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में लंबे समय से रह रहे हैं, जिसके चलते उनका घर खाली करने को लेकर अपने मकान मालिक से विवाद चल रहा है। घटनाक्रम के मुताबिक और पीड़ित परिजनों की माने तो देर रात करीब 2:30 से 3 बजे 2 दर्जन से अधिक लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। आरोप है कि दरवाजा न खुलने पर कुछ लोग खिड़की को तोड़कर घर में घुसे और उन्हें बाहर निकालकर बंधक बनाकर मारपीट की और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। जी मुझे डेली आते हैं, धमकी देके जाते हैं। एक इनकी बहन है, वकील है बबीता, वो मुझे डेली धमकी देके जा रही है कि तू कमरा खाली कर दे वरना तुझे मरवा दूंगी, कमरा खाली कर दे तुझे मरवा दूंगी। मैंने बोला बहन खाली कर दूंगा, मिलने दो, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, अभी मेरे इलाज चल रहा है, मैं खाली कर दूंगा। ये कल रात को 3 फरवरी 3-4 बजे 20-25 आदमी हथियार के साथ, तमंचा था, तलवारें थी, औजार बहुत थे, लाठी डंडों के साथ 20-25 आदमी आए रात को और इन्होंने जो है दरवाजा खोलने की कोशिश करी ये वाला, और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला सर, ये पीछे की खिड़की तोड़ के अंदर आए। सर हम सब सो रहे थे रात को, जब हम थोड़ा सा खड़का हुआ हमने देखा कि बाहर खिड़की से झांका कि बाहर 20 से 25 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने सबने मास्क लपेटे के थे। जब उन्होंने हमने दरवाजा नहीं खोला तो सारे लोगों ने पीछे से खिड़की दरवाजा तोड़ के वो अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद मेरे बच्चों के बाप को, मेरे पति जरनैल सिंह को, मेरे पुत्र कुलदीप को, अकरमवीर को, तीनों को घसीट के वहाँ बाहर लेकर चले गए। एक उन्होंने हवा में फायरिंग की है और दूसरी वो था उनके पास बंदूक हथियार जो भी